हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शशि तिवारी। बायोलॉजी एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जो लोग नए हैं मेरे इस चैनल पे, प्लीज गो हेड सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इन केस अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हैंडल्स आपके सामने दिए हुए हैं। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है, सेल साइकिल को हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो माइटोटिक फेज पढ़ेंगे, क्योंकि G2 फेज हमने कंप्लीट कर लिया है। और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, देन प्लीज गो अहेड और चेक करिए उस वीडियो को। देखिए, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कहाँ पे डाउट है। ठीक है, ओके। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना चैप्टर। ओके, बात करेंगे आज एम फेज की, जिसे हम बोलते हैं माइटोटिक फेज। कौन सा फेज बोलते हैं? माइटोटिक फेज बोलते हैं। तो अभी भी हमारा इंटरफेज वाला टाइम चल रहा है। इंटरफेज की ही बात हम कर रहे हैं। इंटरफेज में क्या क्या आता है, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो आप एक बार देख लीजिए इसे। इंटरफेज सॉरी, इंटरफेज में G1 फेज आता है, देन G2 फेज आता है, और सॉरी GS फेज आता है, और G2 फेज आता है। एक ये फेज है, एक ये फेज है, और एक ये फेज है। ये सारा ही कुछ जो है, ये क्या है? ये इंटरफेज है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस फेज की, जिसको हम बोलते हैं एम फेज। हम बात करेंगे इसकी, 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 इसकी और इसकी। ठीक है, तो हम इन सब की बात करेंगे, यानी कि हम एम फेज की बात करेंगे। G1 खत्म हो गया, एस खत्म हो गया, G2 खत्म हो गया। अब माइटोटिक फेज यानी एम फेज की अगर हम बात करते हैं, तो देखते हैं कि ये जो साइकिल है, अभी तक हमारा सेल क्या कर रहा था? डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रहा था अपने आप को तैयार कर रहा था कि अब भैया आगे जाना है और अब डिवाइड हो जाना है, राइट। अब वो समय आ गया है, जैसे कि आप साल भर पढ़ाई करते हैं, साल भर तैयारी करते हैं, साल भर कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करते हैं, और एक टाइम आता है जब आपको जाके एग्जामिनेशन देना होता है, राइट। तो अब इनका भी वही टाइम है। अब बारी है सेल डिवीजन की। तो माइटोटिक फेज में सेल डिवीजन हो रहा है, राइट। अब यहाँ पे एक सेल डिवाइड होगा और क्या बनाएगा? दो डॉटर न्यूक्लियाई बनाएंगे। देखिए, यहाँ पे सेल डिवाइड हो रहा है, और सेल डिवाइड होके क्या बना रहा है? दो डॉटर न्यूक्लियाई बन रहे हैं, या दो डॉट सॉरी व्हाई आई एम सेइंग न्यूक्लियाई, दो डॉटर सेल्स बन रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे एक सेल डिवाइड हो रहा है, और डिवाइड होके दो डॉटर सेल्स में अपने आप को बदल रहा है, डिवाइड कर रहा है, दो डॉटर सेल्स बन रहे हैं। और ये जो फेज होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। इस फेज में सबसे बड़ी चीज ये होती है कि यहाँ पे सेल इस बात को इंश्योर कर लेता है कि भैया कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है जेनेटिक मटेरियल का या नहीं हुआ है। ठीक है, अब एम फेज में क्या होता है? एम फेज में दो चीज होती है, दो प्रोसेसेस होती हैं। उनको बताने से पहले एक चीज आप लोग को मैं बहुत क्लियर कर देती हूँ। सेल डिवीजन की जो कुछ भी तैयारी हुई थी, अब फाइनल उस पे क्या होना है? उसे क्या बोलते हैं? फंक्शन हो जाएगा। अब सीधा कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे सेल डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो सेल डिवीजन जब होगा, तो आप ये समझिए कि एक सेल है, इसी को दो डॉटर सेल बनानी है। एक सेल से दो सेल बननी है, ठीक है। 2 से 4 बनेगी, 4 से 8 बनेगी, तो ऐसे करके सेल बढ़ता जाएगा, सेल में डिवीजन होता जाएगा। अब इस एम फेज में दो चीजें मैंने आपको बताई कि दो फेजेस आते हैं। एक होता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है कि सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा। अब ऐसे कैसे याद रखेंगे? केसी याद रखिए, केसी। ठीक है, केसी करके याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। अब यहाँ पे देखिए कि अगर ये सेल है, ये सेल है, ठीक है। इस सेल को, ये इसमें न्यूक्लियस है। अब ये बताइए कि ये सेल अगर डिवाइड हो गया, ठीक है, तो दो सेल तो बन गए, लेकिन बेचारा न्यूक्लियस तो एक है। अब ये न्यूक्लियस या तो इसमें जाएगा या तो इसमें जाएगा। चलिए, इसमें चला गया, ठीक है, तो इसमें न्यूक्लियस नहीं रहेगा।
इसमें न्यूक्लियस नहीं रहेगा तो क्या ये डिवीजन राइट है? नहीं। तो सबसे पहले सेल का डिवाइड होना जरूरी नहीं है, सबसे पहले इस न्यूक्लियस को डिवाइड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो होगा वो होगा कैरियोकाइनेसिस। क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस होगा, यानी कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर उसके बाद सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, यानी कि पूरा सेल फिर डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? यहां तक क्लियर हो गया? ये इसका साइटोप्लाज्म है। ज्यादा अच्छा बनाने लगी ना तो गड़बड़ हो गई। जब मैं कुछ ज्यादा अच्छा बनाने लगती हूँ ना तो वहां गड़बड़ हो जाती। ये इसका साइटोप्लाज्म है, ये ज्यादा बेटर लग रहा है। ठीक है, अब ये साइटोप्लाज्म कब डिवाइड होगा? जब पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले क्या डिवाइड होगा? न्यूक्लियस डिवाइड होगा। तो पहला प्रोसेस क्या आएगा? कैरियोकाइनेसिस होगा, यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होगा। दूसरा प्रोसेस होगा साइटोकाइनेसिस, यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। राइट? यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके, आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम कैरियोकाइनेसिस की। ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या हुआ कि आपका न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, यानी कि ये जो सेल के अंदर न्यूक्लियस है ये डिवाइड हो रहा है। ये क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। अब ये डिवीजन जो होगा ना, ये 4 स्टेजेस में होता है। पहला प्रोफेज होगा, दूसरा मेटाफेज होगा, तीसरा एनाफेज होगा और चौथा होगा टीलोफेज। क्लियर है? तो हम यानी कि न्यूक्लियस के डिवीजन की बात इस वाले वीडियो में करेंगे, और जो साइटोकाइनेसिस की बात करेंगे वो हम आगे करेंगे। ठीक है, पहले हम इसमें कैरियोकाइनेसिस के पहले स्टेज की बात करेंगे, यानी कि प्रोफेज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्रोफेज की बात करेंगे। ठीक है, तो प्रोफेज क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया, ये पहला स्टेज है। 4 स्टेजेस है ना? पी मैट से याद रखो, ऐसे इसका ऐसे याद रख सकते हो, पी मैट, पैरेट ऑन मैट, ऐसे याद रखो ना, पैरेट ऑन मैट। यानी कि पैरेट का जो पी है दैट इज प्रोफेज, और मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, पैरेट ऑन मैट। ठीक है, याद रहेगा, इजी है। अब प्रोफेज की बात करते हैं। प्रोफेज पहला स्टेज होता है माइटोसिस का, और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होता है, क्योंकि इस स्टेज पे सेल प्रिपेयर कर लेता है अपने जेनेटिक मटेरियल को, जिससे कि वो अच्छे से डिवाइड हो सके। राइट? क्लियर है? अब होता क्या है इसमें, ये जानते हैं। देखो, होता क्या है, जो क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन हमने समझा कि जो न्यूक्लियस है, इस ये सपोज करो ये न्यूक्लियस है, इसमें ये ऐसे धागे की तरह ऐसे ऐसे पड़े हुए होते हैं। ठीक है, धागे की तरह पड़े होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन फाइबर्स। ठीक है, इसमें आप देखो तो ये है। ठीक है, धागे की तरह पड़ा हुआ है, लूज फाइबर है। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो लूज फाइबर है ये आराम से फैला हुआ पड़ा है। अब इस लूज फाइबर में ना जो प्रोफेज होगा, इस दौरान ये कंडेंस होगा, यानी कि बहुत ज्यादा क्या करेगा, टाइट होना शुरू हो जाएगा, कॉइलिंग होगी इसकी। तो कॉइलिंग होगी तो ये ऐसे होगी। अब आप देखो कि अगर एक कोई धागा है इतना बड़ा, ठीक है, इसकी लेंथ इतनी ही बड़ी है। अब अगर कॉइलिंग हुई इस धागे को, अगर इस धागे को खोलोगे ना तो ये जस्ट डबल हो जाएगी इससे। ठीक है, क्योंकि ये एकदम पैक करके भरा गया है, ये पैक किया गया है। इसको फोल्ड कर करके, कोई चीज फोल्ड करोगे ना तो वो इजीली कम स्पेस लेगी, लेकिन अगर वो ऐसी खुली पड़ी रहेगी तो वो ज्यादा स्पेस लेगी। अगर हम कपड़ों को उठा के अलमीरा में ऐसे ही फेंक दें तो वो ज्यादा स्पेस लगेगा, अगर इंस्टेड हम उसे फोल्ड कर दें तो वो कम स्पेस लेगा। इन अ सिमिलर वे, ठीक है, इन अ सिमिलर वे। या ऊन का एग्जांपल ले लीजिए, ऊन जब ऊन को हम ओपन कर देते हैं तो वो क्या एकदम फैला हुआ होता है, लेकिन अगर हम उसे ऐसे ऐसे करके एक प्रॉपर वे में टाइटली कॉइल कर देते हैं तो वो एक जगह
पड़ा रहता है। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज है, ये कॉइलिंग हो गई है, बहुत ज्यादा टाइटली कॉइल्ड हो गया है। अब जब ये टाइटली कॉइल्ड हो जाएगा ना, तो ये बनाएगा क्रोमोसोम्स। ये क्या बनाएगा? क्रोमोसोम्स। अभी क्या है, अभी ये ऐसे लूज पड़ा हुआ है, ऐसे लूज पड़ा हुआ है। अब ये टाइटली कॉइल्ड हो जाएगा। तो आप अगर क्रोमोसोम को देखोगे ना, तो क्रोमोसोम में ये क्रोमैटिन फाइबर्स जो होते हैं, ये बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। क्या होते हैं? टाइटली पैक्ड होते हैं। क्लियर है यहाँ पे? यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। अब ये टाइटली पैक्ड हो गए हैं, ये क्या बना रहे हैं? ईच क्रोमोसोम्स में दो सिस्टर क्रोमैटिड्स होती हैं। जैसे एक मदर, अगर आपकी मदर है, तो मदर के जो दो बच्चे हुए, अगर लड़कियां हैं या लड़का लड़की है या लड़की लड़की है, तो सिस्टर हुए ना, ब्रदर सिस्टर हुए, या दो बहनें हैं तो सिस्टर्स हुई है ना। तो यहाँ पे दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। ठीक है, एक ही माँ के दो बच्चे, ऐसे समझो। तो ये दोनों क्या हैं? ये हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। यहां तक क्लियर आ गया? क्लियर आ नहीं गया? हो गया, राइट। अब ये कहाँ पे जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं एक जगह पे, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सेंट्रोमियर। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है प्रोफेज में, एक मोटा मोटा बात समझो कि यहाँ पे जो क्रोमैटिन फाइबर्स थे, जो आराम से ऐसे बिखरे हुए थे, उनको कहा गया कि बेटा आप कंडेंस हो जाओ, आप कॉइलिंग करना शुरू करो और टाइटली कॉइल्ड हो जाओ, जिससे कि क्रोमोसोम्स जो है वो विजिबल हो जाएं। ठीक है, यानी कि क्या बने? क्रोमोसोम्स बन जाए। अब यहाँ पे ये टाइटली कॉइल्ड होके क्रोमोसोम्स बना लेते हैं। क्रोमोसोम्स में ये भी बताया गया कि दो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, और ये दोनों एक दूसरे से ऐसे करके जहां पे जुड़ते हैं, इस पार्ट को हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब कंडेंसेशन की जरूरत क्या है? क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि कंडेंसेशन की जरूरत ये है कि भाई ये क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, इन्हीं क्रोमोसोम्स में क्या होता है, जब जब हमारा जो क्रोमैटिन फाइबर है, जब ये कंडेंस हो जाएगा, तो ये क्या करेगा? इससे कि वो जो धागा है, जो फाइबर है क्रोमैटिन का, वो टूटेगा नहीं। वो क्या होगा? टूटेगा नहीं। और यहीं पे होते हैं डीएनए के पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं, ये डीएनए के पार्ट्स हैं, तो ये भी नहीं टूटेंगे। क्लियर हो गया? यानी कि एक तो सबसे पहली चीज क्या है कि ये धागा अगर उलझ गया तो डीएनए टूट सकता है। तो यहाँ पे डीएनए ना टूटे और ये धागा ना उलझे, इस वजह से इसको क्या किया जाता है? कंडेंस कर दिया जाता है, इसकी कॉइलिंग हो जाती है। क्लियर हो गया यहाँ तक कि कंडेंसेशन से क्या होता है? तो हम ये कह सकते हैं कि कंडेंसेशन प्रिवेंट्स इंटैंगलिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ डीएनए ड्यूरिंग डिवीजन। इज इट ओके? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताइएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कहीं पे कुछ भी नहीं समझ में आया है, तो मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे देखते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाता है प्रोफेज में? क्लियर हो जाता है। क्यों क्लियर हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे कॉइलिंग हो गई, यानी कि कंडेंसेशन हो गया। क्या हो गया? कंडेंसेशन हो गया। ठीक है, अब कंडेंसेशन होके क्या बन गया? क्रोमोसोम्स बन गया। तो क्रोमोसोम्स क्या हो गए? यहाँ पे क्लियर हो गए। क्लियर हो गया। अब इन क्रोमोसोम्स पे क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। अब जब ये क्रोमोसोम्स बन गए, तो ये इंश्योर करते हैं ना कि जो डीएनए है, ठीक है, वो डॉटर सेल में इक्वली जाए। ठीक है, इक्वली जाए। अगर इस डीएनए में कुछ है, कोई इंफॉर्मेशन है, तो इस डीएनए में भी वही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे फोटोकॉपी, एक पेज लिया जिसमें आपके पास सेल साइकिल का पूरा नोट्स है, आपने फोटो कॉपी कराई और वही सेम नोट्स दूसरे पेज पे भी आ गया।
तो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है ना, चैप्टर की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है, तो यानी कि वही कहने का मतलब है कि भाई दो लोगों को अगर वो पेपर दिया गया तो वो दो लोगों के पास सेम इंफॉर्मेशन हो। वैसे ही यहाँ पे सेल ये इंश्योर करता है कि जो डॉटर सेल्स हैं उनके पास सेम डीएनए हो। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब क्या होगा, जब प्रोफेज की स्टेज थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेगी, यानी कि थोड़ा सा एंडिंग की तरफ जाना शुरू होगी, तो क्या होगा, एंडिंग की तरफ जाने का मतलब क्या है कि जब प्रोफेस का जो स्टेज होता है वो थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ गया, यानी कि ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, उस टाइम पे क्या होगा, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा। यानी लेट प्रोफेज की कंडीशन में क्या होगा, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया। ठीक है, न्यूक्लियोलस क्या कर देगा, डिसअपियर हो जाएगा। रीजन क्या होता है, रीजन ये होता है कि सेल जो है वो राइबोसोम्स नहीं बनाता और उसका फोकस जो होता है वो शिफ्ट हो जाता है सेल डिवीजन की तरफ। क्लियर है, तो इस वजह से न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगी, जो न्यूक्लियर एनवेलप है, वो टूट के वो डिसइंटीग्रेट होने लगती है, वो अलग होने लगती है, ब्रेक डाउन होने लगती है, टूटने लगती है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये देखो ये टूट रही है, ये मेम्ब्रेन है ना, ये मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर एनवेलप है। ठीक है, ये क्या करेगा, ये टूटने लगेगा। एक मिनट दीजिए, ये देखो यहां से टूट गया, यहां से टूट गया, यहां से टूट गया, ऐसे करके ये टूटने लगेगा। जब ये टूटने लगेगा, ये पूरी तरह से टूट जाएगा, तो क्या होगा, जो स्पिंडल फाइबर्स हैं उनको एक्सेस मिल जाएगा। किसका एक्सेस मिल जाएगा, क्रोमोसोम्स का। किसका एक्सेस मिलेगा, क्रोमोसोम्स का। ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, यहाँ पे अगर ये टूट गया तो आप सोचिए कि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये इनको क्रोमोसोम्स का एक्सेस मिला कि नहीं मिला, मिल गया ना। अब दो चीज हुई यहाँ पे लेट प्रोफेज में, एक तो न्यूक्लियोलस गायब हो गया, दूसरी चीज क्या हुई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन हो गया। न्यूक्लियोलस गायब क्यों हुआ, क्योंकि सेल ने राइबोसोम बनाना बंद कर दिया, उसका फोकस कहाँ चला गया, सेल डिवीजन पे। वो कहता है भैया रुक जाओ। ठीक है, अब ब्रेकडाउन हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। ये भी आपको समझ में आया कि न्यूक्लियर एनवेलप जब हट गई तो स्पिंडल फाइबर को एक्सेस मिल गया। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। अब माइटोटिक स्पिंडल बनना शुरू होगा, यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर बनना शुरू होगा जिसे हम बोलते हैं स्पिंडल अपैरेटस। स्पिंडल अपैरेटस क्या होता है, माइक्रो ट्यूब्यूल्स होती हैं, ऐसे ऐसे करके छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स होती हैं और स्पिंडल फाइबर्स होते हैं। ठीक है, स्पिंडल अपैरेटस में क्या आता है, एक तो आता है हमारा माइक्रो ट्यूब्यूल्स, इसको ऐसे लिख लेते, एक मिनट दीजिएगा। ये हो गया हमारा माइक्रो ट्यूब्यूल्स। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स ऐसे करके फाइबर्स बनती हैं। ठीक है, ये हो गई स्पिंडल फाइबर्स। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि स्पिंडल अपैरेटस में क्या आता है, तो एक आता है माइक्रोट्यूब्यूल और दूसरा आता है स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, तो ये बनना शुरू हो जाएगा। और ये क्यों बनेगा, क्योंकि यही क्रोमोसोम को सेपरेट करता है। ये दो क्रोमोसोम्स है, इनको स्पिंडल फाइबर एक को इधर खींचेगा और एक को इधर खींचेगा। क्लियर है, ठीक है, यही इनके मूवमेंट और सेपरेशन में हेल्प करता है। यहां तक क्लियर हो गया, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल बनना यहाँ पे शुरू हो गया। अब मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल, सेंट्रियोल क्या करेगा कि सेल में ऑपोजिट साइड यहाँ पे सेंट्रियोल मूव होना शुरू हो जाएगा, ऑपोजिट पोल्स की तरफ। ठीक है, ये जब सेंट्रियोल यहाँ पे मूव होना शुरू हो जाएगा तो ये क्या करता है, स्पिंडल फाइबर्स को ऑर्गेनाइज करता है। ये क्या करेगा, स्पिंडल फाइबर को ऑर्गेनाइज कर देगा। ठीक है, अब एक चीज समझो कि प्लांट्स में सेंट्रियोल नहीं होता है, लेकिन फिर भी वहां पे स्पिंडल फाइबर्स होते हैं। इस चीज को याद रखने की जरूरत है।
ठीक है, प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता है, सेंट्रियोल होता है सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में, लेकिन फिर भी वहां पे स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये तो हो गया भैया माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन हो गया, सेंट्रियोल का मूवमेंट हो गया एनिमल सेल में। ठीक है, स्पिंडल फाइबर वाला काम हो गया प्लांट्स में कि वो बनाएंगे, सेंट्रियोल नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन अब एक और स्टेप होगा कि काइनेटोकोर का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? काइनेटोकोर का। काइनेटोकोर क्या है भाई? ये हो गया हमारा सेंट्रोमियर, बता देती हूँ आपको। ये ले लो, सेंट्रोमियर है। ठीक है, अब यहीं पे साइड में ना, यहाँ पे काइनेटोकोर होता है। इसी काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं और इन दोनों को सेपरेट कर देते हैं। क्लियर है? यहाँ पे इसी काइनेटोकोर पे स्पिंडल फाइबर्स क्या करेंगे? अटैच हो जाते हैं और उन्हें अलग अलग कर देते हैं, जो कि हम नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे, यानी कि मेटाफेज में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे काइनेटोकोर का सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेशन हो रहा है। काइनेटोकोर यहाँ कुछ कर नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ बेचारा क्या कर रहा है? बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बन रहा है काइनेटोकोर। क्लियर है? ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। तो क्या क्या हुआ यहाँ पे इस प्रोफेज में एक तो सीधी सी बात है, कंडेंसेशन हुआ, क्रोमैटिन फाइबर्स, क्रोमोसोम्स बन गए, क्रोमोसोम्स क्लियर हो गए, न्यूक्लियोलस हट गया, यानी कि न्यूक्लियोलस नहीं दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन हो गया, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी टूट रही है। और क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, यानी स्पिंडल अपैरेटस बनना शुरू होगा। स्पिंडल अपैरेटस कंसिस्ट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, हेल्प किस में करेगा? मूवमेंट और सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स में हेल्प करेगा। मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल होगा, जो क्या करेगा? वो स्पिंडल फाइबर्स को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। अब ये सेंट्रियोल कहाँ जाएगा? ऑपोजिट पोल्स पे चला जाएगा। ठीक है, प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता है, लेकिन फिर भी वहां पे स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होते हैं। क्लियर है यहाँ पे? अब काइनेटोकोर का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। काइनेटोकोर अपना काम नहीं करेगा यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पे देखिए कि क्रोमैटिन जो है, ये फाइबर्स कंडेंस होने लगे। कंडेंस होके क्या बना रहे हैं? ये क्रोमोसोम्स बना रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम्स हो गया। ये दोनों क्या है? सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। ठीक है, अब क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हो जाएगी, जिससे कि ये जो स्पिंडल अपैरेटस है, ये क्रोमोसोम्स के साथ कनेक्ट कर पाए, उनसे अटैच हो पाए। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। ये देखिए, ये स्पिंडल फाइबर से इनका फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। एक चीज और मैंने बताई थी, एक चीज और होगी, यहाँ पे काइनेटोकोर का फॉर्मेशन होगा, जो इन दोनों को सेपरेट करेगा आगे चल के। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है? यहाँ पे न्यूक्लियोलस क्या हो जाएगी? न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगी। क्लियर है यहाँ पे? तो ये सारी चीजें प्रोफेज में हो रही हैं। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी चीज जाननी है, नहीं समझ में आई जो मैंने अभी तक बताया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके डाउट्स क्लियर करे जाएंगे। ओके, ऑल राइट, इसी के साथ ये टॉपिक खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा मेटाफेज, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।